हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में अपन बात करने वाले, देखिए रीट लेवल 1 में जो पेपर आया था दोस्तों 2012 में, उसके यहाँ पर जो मनोविज्ञान के 30 प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों को देखने वाले कि प्रश्नों का जो लेवल है किस प्रकार का रहता है। यदि आप देखिए लेवल 1 से BSTC आपने की है तो इन क्वेश्चनों को आपको जरूर से देखना चाहिए, क्योंकि देखिए पुराने पेपर से हमें पता लग जाता है कि पेपर का जो लेवल है किस प्रकार का आता है, क्या पूछा जाता है पेपर में। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा 2012 में कि संज्ञानात्मक विकास में वंश क्रम निर्धारित करता है। तो संज्ञानात्मक जो विकास दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास, इसमें देखिए मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचनाओं के मूलभूत स्वभाव को यहाँ पर क्या करता है, निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता। ये क्या है, कथन यहाँ पर गलत है, क्योंकि प्रारंभ जीवन की जो प्रारंभिक नकारात्मक घटनाएं, उनसे उनका जो प्रभाव है वो उनके प्रभाव से बचाया जा सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर यह कथन क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, यह एक स्वाभाविक क्रिया है, क्योंकि देखिए परिपक्वता अपने आप होती है और अधिगम को क्या है, अधिगम अपन क्या करते हैं, अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया जिस जो देखिए यहाँ पर अभ्यास पर निर्भर करती है, और अधिगम जो यहाँ पर जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, देखिए विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभवतः खतरे नहीं होते। ये यहाँ पर देखिए गलत है, क्योंकि विकास के जो विभिन्न क्षेत्र होते हैं उसमें संभवतः खतरे होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर की बात करें, यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर दोस्तों कौन सा यहाँ पर 5 है कि दल या गैंग का सदस्य होने से सामाजिकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। निम्न में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है। तो निम्न में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है। तो यहाँ पर देखिए छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेना, ये क्या है, इस जो है यहाँ पर बाल्यावस्था में बेहतर होता है, जो कि प्रश्न पूछा गया है इसके विपरीत है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 6 की बात करें तो 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कणा आधारित होती है। तो 9 वर्ष का जो बालक होता है उसकी नैतिक तर्कणा किसी कार्य के भौतिक परिणाम, उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का जो अध्ययन है प्रारंभ कर दिया। ये इसका राइट आंसर, यानी अभिप्रेरणा का यहाँ पर परिणाम नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर की बात करें अपन, प्रश्न नंबर यहाँ पर देखिए 8 है, निम्न में से क्या एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा। तो क्या एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, विद्यार्थियों को उनकी योग्यता अथवा कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देना एक अध्यापक के लिए प्रशंसा के रूप में यहाँ पर कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है। तो अधिगम को कौन सा यहाँ पर देखिए ऑप्शन दे रखा है, तो हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करता है, ये भी एक अधिगम का प्रकार है जो कि अधिगम को प्रदर्शित कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन सी चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण, यानी सोचने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, तो मांसपेशी क्रिया है सबसे कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। तो दोस्तों योगात्मक जो मूल्यांकन है इसका उद्देश्य होता है, यहाँ पर देखिए समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादन किया है इसका पता लगाना योगात्मक जो मूल्यांकन होता है इसका उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 12 है, राजू खरगोश से डरता है। खरगोश शुरू में खरगोश को राजू से काफ़ी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज़ खरगोश और राजू के बीच की जो दूरी है वो कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। यह उदाहरण किसका है। तो ये किस प्रयोग का उदाहरण, यहाँ पर देखिए शास्त्रीय अनुबंधन का ये उदाहरण है। तो इसका जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया है किसने दिया है, IP पावलोव ने दिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर यहाँ पर 13 देखते हैं। क्या दोस्तों 13 देखते हैं, बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर यहाँ पर देखिए भिन्न होता है। तो यहाँ पर देखिए बहिर्मुखी जो विद्यार्थी होता है मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। यही जो यहाँ पर देखिए विशेषता है एक अंतर्मुखी बालक और एक बहिर्मुखी बालक को यहाँ पर अलग करती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में गलत है। तो बुद्धि के बारे में कौन सा गलत है, देखिए बुद्धि एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, बिल्कुल है। यह सामंजस्य या अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है, बिल्कुल होती है। यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है, हाँ आंकी जाती है। यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील है। देखिए बुद्धि स्थायी और अपरिवर्तनशील नहीं होती बुद्धि, क्योंकि परिवर्तनशील होती है। ऑप्शन नंबर क्या है, 4 इसका राइट आंसर होगा, जो कि सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक संतुलित व्यक्ति तो है जिसमें एक संतुलित व्यक्ति की विशेषता क्या होती है, ईदम एवं अहम के बीच संतुलन स्थापित करना एक
जो संतुलित व्यक्तित्व की विशेषता होगी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 16, अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार कौन सा है, कौन से ऑप्शन में है? तो मिलते जुलते संवेगों यथा उदासी एवं पछतावा में भेद कर पाना यह है अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार है। ऑप्शन नंबर बी 16 का सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर यहाँ पर 17 देखते हैं कि निम्न में से कौन सी व्यू रचना अभिप्रेरित लैंगिक अंतरों को मद्देनजर रखते हुए लैंगिक समता की भावना के विपरीत है? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा कि लड़के को समस्याओं के समाधान और विश्व पर नियंत्रण रखने के लिए उनकी योग्यता पर उनको आत्मविश्वास विकसित करने के लिए सहयोग प्रदान करना, ये क्या है? समता के लिंग के विपरीत यहाँ पर बात कही गई है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय यानी एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नता को समझ लेता है। किस आधार पर समझ लेता है? तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर यहाँ पर समझ लेता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपनी विद्यार्थियों को रखना चाहिए, यानी सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को किस प्रकार से रखना चाहिए? कार्य केंद्रित, कैसा रखना चाहिए? कार्य केंद्रित रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा देखिए, नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती। ये क्या है? सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के जो विद्यार्थी उनकी यहाँ पर देखिए विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर दोस्तों बात करें यहाँ पर कौन सा होगा? प्रश्न नंबर अपना 21 देखते हैं, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यू रचना कार्य करेगी? जो मानसिक रूप से पिछड़े बच्चे होते हैं उनके लिए कौन सी व्यू रचना कार्य करेगी? तो कार्यों को अमूर्त रूप से समझाना। जो पिछड़े हुए बच्चे होते हैं, जो इनको कम समझ में आता है, जो बहुत धीरे गति से सीखते हैं, उनके लिए जो कार्यों को मूर्त रूप से समझाना बेस्ट होगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नृत्य ड्रामा एवं शिल्पकला का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? तो इनका जो प्रयोग किया जाता है देखिए विशिष्ट गुणों के विकास के लिए बिल्कुल किया जाता है, व्यक्तित्व को ढालने के लिए भी किया जाता है, दबी एवं बर्दाश्त न की जा सकने वाली अंतर्नोद के प्रकटीकरण के लिए भी किया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। इन सभी के लिए नृत्य ड्रामा एवं शिल्पकला का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर यहाँ पर 23 है कि वर्तनी वाचन एवं गणना में कठिनाई सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता विशेषता है। यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों अधिगम निर्योग्यता बालक की, यानी वर्तनी वाचन एवं गणना में कठिनाई सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता विशेषता है। तो ये कैसे अधिगम निर्योग्यता बालक की यहाँ पर विशेषता होगी? क्योंकि देखिए बच्चे को पढ़ने में भी दिक्कत आ रही है, बोलने में दिक्कत आ रही है, वो गणना करने में कठिनाई महसूस कर रहा है, तो ये बालक की अधिगम निरोगिता को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं जो कि एग्जाम में आने लायक है। अधिगम कठिनाई के लिए सैमुअल क्रिक किसने देखिए सैमुअल क्रिक ने अधिगम क्षमता अक्षमता या अधिगम निरोगिता बालक नाम का प्रयोग किया। अमेरिका में सर्वप्रथम बालक की अधिगम संबंधी कठिनाइयों का अध्ययन एवं निराकरण करने के लिए 1963 में एसोसिएशन फॉर चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी नामक संस्था स्थापित की गई। वर्तनी एवं वाचन गणना कठिनाई सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता आदि अधिगम निरोगिता बालक की यहाँ पर विशेषता होगी। देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 24 पूछा गया था कि फ व म एवं न अक्षरों की ध्वनि में अंतर न कर पाना अधिगम की समस्या किससे संबंधित है? तो यह प्रत्यक्षीकरण, यानी बालक क्या प्रत्यक्ष से समझ नहीं पा रहा है कि फ व म में किस प्रकार अंतर है, न और म में किस प्रकार का यहाँ पर अंतर है। देखिए यहाँ पर इसकी व्याख्या दोस्तों बात करें तो इसमें कहा गया कि अधिगम कठिनाइयों का प्रत्यक्षीकृत गामक सिद्धांत अक्षरों में भेद न कर पाना से संबंधित। इसमें दोषयुक्त प्रत्यक्षीकरण व विलंबित गत्यात्मक के कारण कठिनाई उत्पन्न होती है, जिससे बालक फ व म एवं न अक्षरों की ध्वनि में अंतर नहीं कर पाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा अपना 25 निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार यानी बालकों का जो अधिकार है 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता? तो यहाँ पर देखिए सरकारी टीचर होते हैं उनको किस कार्य में नहीं लगाया जा सकता? तो पल्स पोलियो जो कार्यक्रम है इसमें नहीं लगाया जाता है, जबकि देखिए जनगणना में लगाया जाता है, आपात राहत कार्य में लगाया जा सकता है, चुनाव संबंधी कार्य में तो लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका गलत होगा। फिर देखिए यहाँ पर कहा गया है कि जो
शिक्षा का अधिकार 2009 है दोस्तों। इसकी धारा यानी धारा 27 में कहा गया कि किसी भी शिक्षक को 10 वर्षीय जनगणना, आपदा एवं महामारी व चुनाव के कार्य के अतिरिक्त किसी भी गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जाएगा। अतः दिए गए विकल्पों में से शिक्षक को पल्स पोलियो कार्यक्रम में नहीं लगाया जा सकता है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 26 है, क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है क्योंकि वह, देखिए क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान किस प्रकार भिन्न है, क्योंकि यह क्या है, क्योंकि ये देखिए जो क्रियात्मक अनुसंधान है ये अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है, इस कारण ये मौलिक अनुसंधान से भिन्न है। तो यहाँ पर देखिए क्रियात्मक अनुसंधान के दोस्तों इतिहास की बात करें तो इसका क्या है इतिहास है, तो क्रियात्मक अनुसंधान सन 1953 क्या है, 1953 में कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे, क्योंकि यहाँ से संबंध आता है कि क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध किससे है, तो यहाँ पर देखिए आपको याद रखना है एम कोरे, स्टीफन कोरे जिसे अपन कहते हैं, के द्वारा शिक्षा जगत में प्रतिष्ठित किया गया। यह मौलिक अनुसंधान से नितांत भिन्न है। क्रियात्मक अनुसंधान को परिभाषित करते हुए स्टीफन एम कोरे ने लिखा है कि शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रयोगकर्ता अपनी समस्याओं को वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करके अपने कार्यों में सुधार करता है। शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व है कि विद्यालय में शैक्षणिक समस्याओं, जो विद्यालय की शैक्षणिक समस्या होती हैं, का लोकतांत्रिक हल संभव हो सका है। क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र विद्यालय तक सीमित है, जबकि मौलिक जो अनुसंधान होता है इसका जो क्षेत्र है वो अत्यंत व्यापक होता है। इस कारण यहाँ पर देखिए क्रियात्मक अनुसंधान और मौलिक अनुसंधान यहाँ पर भिन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 27 है, क्रियात्मक अनुसंधान में देखिए क्या किया जाता है, तो क्रियात्मक अनुसंधान इसमें किया जाता है, देखिए क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्या के कारणों पर आधारित होता है, तो बिल्कुल होता है ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर यहाँ पर देखिए 28 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 में देखिए बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया, क्योंकि यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करता है। बिल्कुल, भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूटे, हाँ बिल्कुल ये भी सही है। यह बालकों को अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा, तो बिल्कुल यहाँ पर चारों ऑप्शन यहाँ पर सही है। देखिए एनसीएफ 2005 की दोस्तों बात करें तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 में त्रिभाषा सूत्र दिया गया यानी लागू किया गया, किए जाने पर बल दिया गया, जिसमें देखिए घरेलू भाषा, मातृभाषा को शिक्षण के माध्यम से शिक्षण के रूप में मान्यता देने का सुझाव किया गया। इनमें आदिवासी भाषा भी यहाँ पर शामिल की गई हैं। प्रश्न नंबर 29 यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा तरीका विज्ञान विषय को समझाने के लिए उच्च प्राथमिक, यहाँ पर ध्यान रखना उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं होगा, तो कौन सा होगा, अमूर्तता के आधार पर विषयों को सिखाना, यहाँ पर उच्च प्राथमिक जो स्तर है उसके लिए यहाँ पर उपयुक्त नहीं है, तो यहाँ पर देखिए इसका डी होगा। देखिए प्रश्न नंबर और अंतिम क्वेश्चन है 2012 का 30वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा बहुग्रेड की दोस्तों बात करें तो विद्यार्थियों की आयु एवं योग्यता के आधार पर समान होना, ये क्या है, बहुग्रेड जो कक्षाओं बहुग्रेड जो शिक्षण प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। देखिए बहुग्रेड की बात करें तो इसमें देखिए बहुग्रेड जो शिक्षण प्रणाली है मल्टी ग्रेड मल्टी लेवल जिसे अपन कहते हैं तकनीक है जिसके द्वारा शिक्षण करवाया जाता है। इस तकनीक का उपयोग एक कक्षा में एक से अधिक स्तर के बच्चों को शिक्षण कराने के लिए होता है, अतः इसमें विद्यार्थियों के आयु एवं योग्यता के आधार पर समान होना आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों देखिए यह रेट 2012 का जो पेपर आता है L1 का, इस प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।